हेलो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप इस पेंडेमिक में अच्छे से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का सिलेबस का नेचर क्या है। वो मैथमेटिकल है कि थियोरेटिकल ज़्यादा है, और इसके अलावा कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ सकती है उसके लिए, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि हमारा जो टीचमेंट का क्लासरूम है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पे, उसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं, कि उसमें क्या हम सभी सिलेबस को कराएंगे या कुछ पोर्शन को कराएंगे। तो जो भी डिटेल्स है आपको उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे और देखेंगे कि मेन टॉपिक तो इस वीडियो का यही है कि सिलेबस कैसा है उसे हम पहले समझ लें और उससे डिसाइड करें कि हमें कैसे तैयारी करनी है और क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। उन सब बातों पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासरूम आईडी का यूज करके क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन बाद में अगर आप क्लासरूम में लंबे समय तक रहते हैं और आपको लगता है कि ये क्लासरूम बहुत यूजफुल है, तो जो वहाँ मंथली फ़ी होता है, उस मंथली फ़ी को पे करते हुए आप हर मंथ उस क्लासरूम में रह सकते हैं, जो कि काफ़ी कम होता है, आप क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें 6 पेपर होते हैं। इसमें कोई प्रीलिम का कंसेप्ट नहीं होता है। 6 पेपर होते हैं, सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, रिटेन होते हैं। कोई ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। हैंड रिटेन आपको सब कुछ हाथ से लिखना होता है। तो सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल इंग्लिश। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जनरल इंग्लिश है और ये 100 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। और उसके बाद जनरल स्टडीज़ है, ये भी 100 मार्क्स का है और आपको इसमें भी 3 आवर का टाइम मिलता है। तो पहले दिन जो एग्ज़ाम होता है इसका, इसमें ये दोनों पेपर होते हैं। पूरे 3 दिन इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पहले दिन में ये दोनों पेपर होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन के एग्ज़ाम में जनरल इकोनॉमिक्स 1 और जनरल इकोनॉमिक्स 2 होता है। ये जनरल इकोनॉमिक्स 1 और ये जनरल इकोनॉमिक्स 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों 200 मार्क्स के होते हैं पेपर, और दोनों में आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। तो दूसरे दिन जो एग्ज़ाम होता है इसमें ये दोनों पेपर आपको देने होते हैं 2 शिफ्ट में। और उसके बाद तीसरे दिन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये दोनों पेपर रहते हैं, जनरल इकोनॉमिक्स 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स। ये भी 200 मार्क्स के होते हैं और इनमें भी आपको 3 आवर्स करके 2 बैच में आपकी एग्ज़ाम होता है। ये तीसरे दिन का एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह कुल मिलाकर 3 दिन का एग्ज़ाम होता है और ये पूरे 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम हो जाता है। और इसके अलावा बाद में इंटरव्यू होता है जो 200 मार्क्स का होता है। जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं वो 200 मार्क्स का इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और बाकी सब जोड़कर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो आप जहाँ देख सकते हैं कि इसमें प्रीलिम का कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट आपका मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। तो ये एग्ज़ाम देना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा आपका, क्योंकि आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आप पास हुए हैं या नहीं एग्ज़ाम में। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बाकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होंगी। जैसे RBI ग्रेड बी DPR की एग्ज़ाम होती है, उसमें भी इसी लेवल का कुछ इकोनॉमिक्स होता है। फिर नाबार्ड के भी कुछ एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस लेवल का इकोनॉमिक्स होता है। फिर नेट JRF का UGC नेट का एग्ज़ाम होता है और भी नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, JRE का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें भी लगभग इसी लेवल के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यही होता है कि ये पेपर डिस्क्रिप्टिव है, वो सब ज़्यादातर होती हैं डिस्क्रिप्टिव नहीं होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं। तो यही अंतर है बस, लेकिन ये पूरा पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। तो चलिए अब एक एक करके हम इसके सिलेबस को देखते हैं कि इसमें इसके सिलेबस में क्या है, किस टाइप का सिलेबस है, और उनका नेचर मैथमेटिकल है या फिर जनरल थियोरेटिकल है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि जो जनरल इकोनॉमिक्स और जनरल स्टडीज़ का सिलेबस होगा वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो ग्रेजुएट लेवल का होगा।
ठीक। और बाकी जो पेपर हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स, वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के होंगे। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जनरल इकोनॉमिक्स सिलेबस की जहाँ तक बात है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सिलेबस के बारे में आपको यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ बस आपको ऐसे लिखना होता है, और जो भी क्वेश्चन होते हैं वे आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं कि आप वर्कमैन लाइक इंग्लिश जानते हैं कि नहीं। अब वर्कमैन लाइक इंग्लिश कहने का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई बिल का पेपर, जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ या फिर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसे 10-12 क्लास के बच्चे को थमा दें और बोले कि आप इसे पढ़ के समझा दो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसकी जो इंग्लिश होती है, भले वो इंग्लिश बोल सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसने जिस लेवल की इंग्लिश पढ़ी है वो उसे इन सब चीज़ों के लिए समझने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आपको उतनी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश, उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस इसमें अंतर यही होता है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं इंग्लिश के, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जो आपको आनी चाहिए, बस इतना ही अंतर होता है। तो ये पेपर बहुत ही मैनेजेबल है अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो। और एक बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा पेपर आपको लिखना होता है, सारे 6 पेपर लिखने होते हैं, उनका मीडियम इंग्लिश ही होता है। आपको सारे पेपर इंग्लिश में ही लिखना है, वो कंपलसरी है, आप दूसरे लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही है कि आपने इंग्लिश में अगर पढ़ा है इकोनॉमिक्स, तो ही आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे। और अगर आपने इंग्लिश में इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो इंग्लिश आपके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं हो सकती है। उतनी इंग्लिश की तैयारी आप बहुत आसानी से कर लेंगे जितनी इसके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद आता है दूसरा पेपर जो होता है, वो है जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ पेपर होता है, वो भी आपको जैसे कि कहा गया कि थोड़ा ग्रेजुएट लेवल का होता है। तो इसमें भी बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने सिविल सर्विसेज में देखा होगा। लेकिन सिविल सर्विसेज की तरह इसका सिलेबस उतना एक्सटेंसिव नहीं होता है, बहुत ही जनरल लेवल का पेपर होता है। जैसे पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें करंट अफेयर हो सकता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पेपर बेसिकली इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के, जो आपको आंसर करने होते हैं। तो ये पेपर भी बहुत मैनेजेबल है, इसमें बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत एक्सटेंसिव नहीं है इसका सिलेबस, बहुत कम समय में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज की तरह इसका अप्रोच जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी हो। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि किस चीज़ की तैयारी आपको जनरल स्टडीज़ के लिए करनी चाहिए। तो ये हो गया। अब हम आपके चलते हैं मेन पेपर में, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है जनरल इकोनॉमिक्स 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 1 में, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ये आपको पता होगा। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। आगे थियोरीज ऑफ वैल्यू ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। यानी कि इसका आधा जो सिलेबस है पार्ट ए, यानी जनरल इकोनॉमिक्स का पार्ट ए पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन ध्यान रखना है आपको इस बात का, ये पेपर आपको जितना थियोरेटिकल दिख रहा है उतना थियोरेटिकल है नहीं। ये पेपर काफ़ी मैथमेटिकल नेचर का होता है, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ थियोरी और ग्राफ्स पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये पेपर आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, क्योंकि थियोरी और ग्राफ से आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स जानना जरूरी है इसके लिए। और आगे चलते हैं तो जनरल इकोनॉमिक्स 1 का जो पार्ट बी है, ये क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स। क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स मतलब एक तो हो गया मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जिसको आप कह सकते हैं, और दूसरा हो गया स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स मेथड इन स्टैटिकल एंड इकोनोमेट्रिक मेथड इन इकोनॉमिक्स। ये हो गया जिसमें ज़्यादातर इकोनोमेट्रिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, प्योर स्टैटिस्टिक्स जो होता है उससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इकोनोमेट्रिक्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स आनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी एक दिया हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन ही होंगे, कुछ हो सकते हैं। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन से तो क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन कोरिलेशन से आपको क्वेश्चन हो सकते हैं, इंडेक्स नंबर से आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये भी पेपर जो है काफ़ी मैथमेटिकल है। ये पूरा क्वान्टिटेटिव मेथड इकोनॉमिक्स बहुत ही मैथमेटिकल पेपर है। अब पूरे जनरल इकोनॉमिक्स 1 को आप देखें तो आपको यही पता चलेगा कि सिर्फ थियरी और ग्राफ से आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको मैथमेटिकली इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है पेपर 1 को अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो तैयारी है उसमें मैथमेटिक्स पे और स्टैटिस्टिक्स पे काफ़ी फोकस होना चाहिए जनरल इकोनॉमिक्स 1 को क्रैक करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद कोई दूसरा तरीका हो कि हम मैथमेटिक्स से बच जाएं, इकोनोमेट्रिक्स से बच जाएं, तो बहुत रिस्की हो जाएगा ये पेपर। हो सकता है आप इसे क्लियर ना कर पाएँ, बाकी सब भले ही आप क्लियर कर लें। तो हमारा जो क्लासरूम है टीचमेंट का, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारे इसी पेपर पे होता है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ कि क्लासरूम में हम सारे सिलेबस को कवर नहीं करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि ये जनरल इकोनॉमिक्स है और जनरल स्टडीज़ है, तो इन दोनों को हम अपने क्लासरूम में डील नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत थियोरेटिकल है और थियोरेटिकल क्वेश्चन की तैयारी आप खुद से कर सकते हैं। तो ये हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि अगर आप यूपीएससी जैसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी होगी कि आप थियोरेटिकल चीज़ों को डील कर लेंगे खुद से। और बाकी जो ये पेपर जनरल इकोनॉमिक्स 1 देख रहे हैं आप, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैथमेटिकल हैं, तो इस पेपर को हम मोस्टली कवर करेंगे, यानी ज़्यादातर इसके पोर्शन को, लगभग 70 to 80% पोर्शन को हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। हम थियोरेटिकल चीज़ों पर नहीं जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हम थियोरेटिकल चीज़ों पर को डील नहीं करेंगे। हम सिर्फ ग्राफिकल और मेनली जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है, डिराइवेशन होता है, उन सब चीज़ों को हम कोर्स में करेंगे। क्योंकि उसके लिए अगर आप बुक देखें तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ सकता है, और आपके पास उतना एक्सप्लोर करने का हो सकता है अभी इतने समय नहीं हो। तो इसीलिए अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, इस पर आपको पढ़ा दिया जाए कि हाँ ये ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स आता है, इसमें यहाँ यहाँ एप्लीकेशन होता है, तो आपके लिए ये पेपर काफ़ी आसान हो जाएगा, बशर्ते आप मैथमेटिक्स समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम 10th क्लास की मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए आपको। तो चलिए अब जनरल इकोनॉमिक्स 3 को देखते हैं। तो जनरल इकोनॉमिक्स 3 में आप देख सकते हैं कि एक तो पब्लिक फाइनेंस है, जो आप जानते हैं ज़्यादा थियोरेटिकल ही है, और इसमें जो ज़्यादातर पोर्शन होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही कवर हो जाते हैं। हो सकते हो कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन इससे भी होते हैं, लेकिन वो पब्लिक फाइनेंस से उतने नहीं होते हैं। और फिर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के आने चाहिए। इसमें भी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ थियरीज का, टूल्स का यूज होता है। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स वो प्रॉपर एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स कोर्स नहीं है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में वही है। तो यहाँ बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि कोट्सियनस की बुक में आपको सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जनरल इकोनॉमिक्स 3 में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होता है। मतलब सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका एक मेजर पोर्शन होता है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। और बाकी स्टेट मार्केट और प्लानिंग ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, तो ये तो हम अपने कोर्स में कवर नहीं करेंगे। अब डिपेंड करता है, अगर एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा समय होता है, तो हम थियोरेटिकल चीज़ों को भी देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैथमेटिकल चीज़ें करा दी जाएंगी, ग्राफिकल चीज़ें करा दी जाएंगी, और मैथमेटिकल चीज़ों पर मेन फोकस होगा, इकोनोमेट्रिक्स पे भी
मेन फोकस होगा, क्योंकि मैट्रिक्स को भी मैं मैथमेटिकल ही मान के चल रहा हूँ। तो ये भी पेपर काफ़ी मैनेजेबल है। ये मैथमेटिकल तो है लेकिन उतना मैथमेटिकल नहीं, इसमें मैथमेटिक्स बहुत कम है इसमें। बाकी ये काफ़ी थियोरेटिकल है, इसकी ज़्यादातर तैयारी आप खुद से कर सकते हैं, बस बेसिक चीज़ों को आपको जानना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपका अच्छा होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट का यूज़ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये पेपर काफ़ी आसान होता है अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया है। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स आता है, ये पेपर पूरा थियोरेटिकल है, तो निश्चित रूप से हम इस पर नहीं जाने वाले हैं अपने क्लासरूम में। ज़्यादा समय मिलता है, जैसे कि कोरोना के कारण अगर एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हो जाता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, तब हो सकता है कि हम इस पर भी जाकर थोड़ा देख लें। लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आईएएस का एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन नहीं होता है। उसका मेन कारण ये है कि एक तो ये जल्दी जल्दी हो जाता है और दूसरा कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं करते, तो इसलिए भी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किया जाता है। तो आप ये मान कर ना चले कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, आप यही मान के चले कि हमारा जो क्लासरूम कोर्स होगा उसमें हम मैथमेटिकल चीज़ों को आपको कवर करा देंगे, और बहुत जगह ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम करा देंगे। बाकी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। और ऐसे भी आपने एमए किया है, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थियोरेटिकल चीज़ों को कवर करने में। हाँ, लेकिन रेफरेंसेस आपको प्रॉपर मिल जाएंगे कि थियोरेटिकल चीज़ों में कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी होंगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेफरेंस के हिसाब से देखें तो आपका सिलेबस 100% कवर होगा। लेकिन अगर आप लेक्चर के हिसाब से देखें तो लेक्चर में मैथमेटिकल चीज़ें होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, जो डिराइवेशन बार बार इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं वो होंगे। तो और इसमें एक बहुत समस्या रहती है कि मान लिया कि आप कैपेबल भी हैं पढ़ने में मैथमेटिकल चीज़ें, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किस बुक में मिलेगा, किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आप फंस सकते हैं। तो वहाँ भी ये क्लासरूम आपका बहुत समय बचा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम एकदम एडवांस से शुरू करेंगे, हम बहुत ही बेसिक से कोशिश करेंगे कि शुरू करें। और हमारा अजम्पशन होगा कि आप क्लास 10 की मैथमेटिक्स अच्छी तरह से जानते हैं, कम से कम क्लास 6 तक जो अलजेब्रा आपने पढ़ा था क्लास 6 में वो आपको आती होगी। तो वो हम एक अजम्पशन रखेंगे कि उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन हम क्लास 10th के बाद जो मैथमेटिक्स आ जाता है उस बेसिक मैथमेटिक्स को हम आपको जरूर समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो भी मेहनत करके इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, बशर्ते उनको थियरीज पहले से पता हो। तो ये हमारा पूरा क्लासरूम का कंसेप्ट है। तो आप सिलेबस तो आपने देख ही लिया, आप अपने से भी जाकर सिलेबस देख ले, वेबसाइट पे है। 27 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तो आप ध्यान रखिए और 27 अप्रैल से पहले अप्लाई कर ले। इसका डेट एक्सटेंशन होने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये तो मैंने नहीं सुना है कि इसका डेट भी कभी एक्सटेंड होता है। तो सारी चीज़ें आप समय पे कर लें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टीचमिंट ऐप डाउनलोड करके गूगल क्लासरूम टीचमिंट क्लासरूम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम आईडी का यूज करके, जो क्लासरूम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सब बातें आप क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ आपको बता दी जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लासरूम ज्वाइन करना कोई फ़ी नहीं है, टीचमिंट ऐप यूज करना बिल्कुल फ्री है। और जहाँ तक मंथली फ़ी की बात है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप देंगे कि नहीं देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आप क्लास में लंबे समय तक रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो मोडली आपको मंथली फ़ी पे कर देना चाहिए। और उसमें कोई आपसे कोई डिटेल नहीं मांगा जाता है कि आपका फ़ी आपसे काट लिया जाएगा या ले लिया जाएगा, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इट्स ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको चीज़ें यूजफुल लग रही हैं तो आपको फ़ी भी पे कर देना चाहिए, जैसे आप स्कूलों में कर दिया करते हैं। और जहाँ तक अफोर्डेबिलिटी की बात है, बहुत ही अफोर्डेबल है। हमारा बस पर्पज़ यही कि जो सेटअप कॉस्ट हमारा लगता है, जो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, वो हमारा
फाइनेंशियली मेकअप हो जाए, ताकि मुझे भी अफसोस ना हो कि मैंने आपको इतना समय दिया। तो इतना कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, और अगर आपने एमए किया है इकोनॉमिक्स से तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को दो। हमारी ओर से जितनी हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे इस एग्ज़ाम को निकालने में। चलिए, धन्यवाद।